बात करते हैं असम की, जहां हिंदू मंदिर पर हमला करने वालों के खिलाफ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता के आदेश के बाद मौलाना भड़के हुए हैं। वहीं संत समाज की ओर से उनके इस आदेश का स्वागत किया जा रहा है। ये पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हिंदू मंदिर पर हमला तो बुलेट से बदला, मंदिर पर गोमांस फेंका तो सीना छलनी होगा। अशांति करिबर कारणे एटा कम्युनियल शक्ति एटा यात एक्टिव होइसे। धुबुरीत राति शूट एंड साइट ऑर्डर दिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान से बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर स्टूडियो तक मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना बौखलाए हुए हैं। वहीं सनातनी इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। बदतमीजी ना करें, तुमसे बड़ा बदतमीज अब समझिए इस हंगामे की वजह क्या है और हिमंता बिस्वा शर्मा को ऐसा सख्त बयान क्यों देना पड़ा। दरअसल असम के धुबरी में हनुमान मंदिर के सामने गोमांस फेंका गया था। बकरीद के एक दिन बाद ही ये हैरान करने वाली साजिश की गई, जिसके बाद सांप्रदायिक समूह पर अशांति फैलाने के आरोप लगे, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालात बिगड़ता देख सूबे के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले तो ट्वीट कर माहौल शांत करने की कोशिश की। हिमंता ने लिखा, इस बार ईद पर कुछ असामाजिक तत्वों ने धुबरी में हनुमान मंदिर में गोमांस फेंककर घृणित और निंदनीय अपराध किया। आगामी ईद पर अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद रात भर हनुमान बाबा के मंदिर में पहरेदारी करूंगा। मगर जब तनाव कम नहीं हुआ तो कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हिमंता खुद धुबरी पहुंच गए। हिमंता ने यहां से ऐलान कर दिया कि जो हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाएगा उसके गुनाहों का हिसाब ऑन द स्पॉट पुलिस की बुलेट से कर दिया जाएगा। এনেকুৱা কাম নহব লাগিলে অহাবাৰ গোটে ৰাতি মই হনুমান মন্দিৰত নিজে কোনো কাৰণতে আমি ধুবুৰী ঘাটৰ বাহিৰত যাব নিদিওঁ। আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব আজি ৰাতি কোনবা ওলাবতো গুলি। हालांकि हिमंता ने कहीं भी मुस्लिमों का नाम नहीं लिया, मगर उनका विधर्मियों को बुलेट से जवाब देने वाला बयान कई मौलानाओं को चुभ गया। वहीं हिमंता की बुलेट पॉलिसी से संत समाज खुश और संतुष्ट है। तो सरासर मुख्यमंत्री का इल्जाम लगाना है कि मुसलमान जो है वो मंदिरों पर हमला करना चाहते हैं, ये सरासर इल्जाम है। और इसको इल्जाम लगा के ग्राउंड बना करके फिर मुसलमानों को वहाँ पर तंग करना, उनको परेशान करना, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, ये मनसूबाबंदी प्लानिंग जिस दिन से उन्होंने कुर्सी थामी है उस वक्त से लेकर के आज तक प्लानिंग वो यही करते आए हैं कि आसाम से मुसलमानों को इतना तंग किया जाए, इतना मजबूर किया जाए, इतना परेशान किया जाए कि वो आसाम छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जो सरकार ने एक शूट एंड साइट का जो आदेश दिया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, ऐसे जो देश में, राष्ट्र में, प्रदेश में और सनातन पे अगर कोई भी उपद्रव करने का प्रयास करता है उस पर शूट एंड साइट करके तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। अभी कुछ दिन पहले असम के 17 में विष्णु संप्रदाय के मठ की जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाने का मामला भी काफी उछला था। हालांकि तब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बेहद शांति के साथ अल्पसंख्यकों से कानून का सम्मान करने की अपील की थी, मगर धुबरी में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है, जिसके बाद देश में पहली बार किसी सूबे के प्रधान ने मंदिर पर अटैक या अपवित्र करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया है। लिहाजा हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर विवाद होना तय था। अब देखना है कि इस ऐलान के बाद असम में माहौल बिगाड़ने वाले गुनहगारों पर शिकंजा कब कसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं यूपी के संभल की। असम में जहां हिमंता है तो यूपी में योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अवैध कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए संभल की एक अवैध मजार पर बुलडोजर चलने वाला था। प्रशासन ने नोटिस जारी किया, बुलडोजर पहुंचा तो मजार को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। रुड़की से इंजीनियर्स की टीम बुलाई गई है। अब संभल की इस अवैध मजार को लिफ्ट करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। देखिए संभल से जी न्यूज संवाददाता राजू राज की ग्राउंड रिपोर्ट। संभल के हयात नगर में सरकारी जमीन पर बनी जिस मजार को प्रशासन ने हटाने का फरमान सुना दिया था, जिसकी छतों को मजार कमेटी के लोगों ने खुद हथौड़ा मारकर गिराया था और फिर जिसकी दीवारों को बाबा के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया था, अब संभल के भाईजान उस मजार को ही शिफ्ट करने की तैयारी में जुट गए। संभल के हयात नगर में सरकारी जमीन पर मस्जिद और
मज़ार उसके जद में आया, जिसके बाद प्रशासन ने 15 दिनों के अंदर इसे हटाने का आदेश जारी किया। लेकिन इंतज़ामिया कमेटी ने खुद, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो मस्जिद को खुद से तोड़ लिया है, खुद से हटा रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। हम हैं हज़रत याकूब शाह अली मज़ार के अंदर और इसी मज़ार को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल संभल के हयात नगर में याकूब अली शाह की ये मज़ार सरकारी सड़क पर अवैध कब्जा करके बनाई गई, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी की और फिर वक्त पूरा होने पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इंतजामिया कमेटी ने प्रशासन से 3 हफ्ते का वक्त मांगा है ताकि वो मज़ार को सड़क से 60-65 फीट अंदर शिफ्ट कर सके। ये पीछे जाएगा। अच्छा। हाँ, ये लुड़की के ठेकेदार हैं, पहले पानीपत के आए थे, उनसे नहीं हुआ। अच्छा। और ये लुड़की के जो इंजीनियर इन्हें ठेका हो गया। अच्छा। इन्होंने 15-20 दिन का टाइम मांगा। अच्छा। और प्रशासन ने भी हमसे 15 दिन का टाइम दिया। अच्छा। और टाइम अगर बढ़े तो हम उस प्रशासन से और इजाज़त ले लेंगे, क्योंकि ये पीछे तो जाना ही है ना। अच्छा। ये सारी जगह खाली करनी है। जगह खाली करनी है, तो क्या इसको कैसे इसको पीछे शिफ्ट करवाएंगे आप लोग? ये 10 फीट नीचे से जाएगा। मज़ार को शिफ्ट करने में करीब 10 लाख का खर्चा आएगा, जिसके लिए इंतजामिया कमेटी चंदा जुटाने में लगी है और शिफ्टिंग के लिए रुड़की से इंजीनियर भी बुलाए गए। हालांकि इंजीनियर की टीम कल संभल पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही मज़ार के आसपास खुदाई का काम शुरू हो गया है। जिन जैक के जरिए मज़ार को शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि ये जैक हैं जो लाए गए हैं यहाँ पर। और जैसे ही खुदाई का काम और रैंप तैयार होगा, उसके बाद इन्हीं सैकड़ों जैक के ज़रिए मज़ार को शिफ्ट किया जाएगा और सड़क से लगभग 65 फीट अंदर इस जैक के ज़रिए मज़ार को यहाँ पर शिफ्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि ये काम आसान नहीं। मज़ार को 2 हिस्सों में शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें करीब 1 महीने का वक्त भी लग सकता है। मगर संभल के मुस्लिम समाज को इस मज़ार से इतना प्यार है कि वो इसे टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। इस दरगाह को शिफ्ट कराने के लिए आप लोग यहाँ पर चंदा दे रहे हैं? जी हाँ, चंदा दे रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर चंदा दे रहे हैं? जी जी। और चंदा आप लोग काट भी रहे हैं, लोगों से मांग भी रहे हैं? जी नहीं, कमेटी वगैरह जो इकट्ठा भी कर रहे हैं ये लोग, और उसके बावजूद भी और लोग भी डाल रहे हैं। आप पैसे आप लोग सब लोग डाल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे पैसे डाले जाएंगे, दरगाह काम चलेगा। दरअसल योगी सरकार संभल के जीर्णोद्धार में जुटी है, जिसके लिए संभल और इसके आसपास की सड़कों से लेकर गलियों को बदलने की कवायद चल रही है। और प्रशासन ने साफ कर दिया है, इस बदलाव की जद में चाहे मंदिर आए या मस्जिद और मज़ार, उसे गिरा दिया जाएगा। सड़क से 65 फीट अंदर इस मज़ार को शिफ्ट किया जाएगा। 2 हिस्सों में शिफ्ट किया जाएगा। पहले मज़ार को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद ये जो ऊपर का जो ढांचा है, गुंबद वाला जो ढांचा आप देख रहे हैं, इस ढांचे को इस जैक के जरिए शिफ्ट करने की पूरी तैयारी संभल के अंदर हो चुकी है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। और राजनीति में अब बात यूपी में योगी फोर्स के एक और एक्शन की। ऑपरेशन क्लीन के तहत यूपी के कई शहरों में पुलिस की बदमाशों के साथ ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई, जिसमें रेप, लूट समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। गुड्डू, साबिर, आशिफ, अरमान, योगी फोर्स का सख्त पैगाम। ऑपरेशन क्लीन जारी, बदमाशों पर योगी फोर्स भारी। यूपी में जो अपराध करेगा योगी फोर्स, उसका पूरा हिसाब करे। क्राइम और क्रिमिनल की यूपी में कोई जगह नहीं है। जो कानून को हाथ में लेगा, जो बहन बेटियों से बदसलूकी करेगा, उसे अपने गुनाहों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब इस बदमाश को देखिए, जिसका नाम आसिफ है। इस पर आरोप है कि पिछले कई महीनों से ये एक 13 साल की हिंदू बच्ची को छेड़खानी का शिकार बना रहा था। इसके साथ दूसरा आरोपी फैजल भी छेड़छाड़ में शामिल था, जो फिलहाल फरार है। ये दोनों इतने बेखौफ थे कि हिंदू बच्ची को सरेआम छेड़ रहे थे, और जब पीड़ित लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी आसिफ और फैजल ने लड़की पर हमला किया, जिसके बाद लड़की की शिकायत पर योगी फोर्स ने इसका इलाज किया और आरोपी आसिफ हर लड़की को अपनी मां और बहन मानने के साथ ही कभी छेड़छाड़ न करने की शपथ लेता दिखा। लड़की मेरी मां है।
और लड़की मेरी माँ कभी भी लड़की अपराधियों पर एक्शन की दूसरी बड़ी खबर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है, जिसमें गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या में शामिल 3 फरार आरोपियों गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पुलिस ने इन तीनों फरार शूटरों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, लेकिन 1.5 साल बाद भी ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तीनों पर 5-5 लाख का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर रखा है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के थाना धूमनगंज में एडवोकेट उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद की बम और गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी दिखा था कि माफिया अतीक अहमद के गैंग से जुड़े गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल और उनके एक गनर पर बम फेंके, जबकि साबिर और अरमान बिहारी ने दूसरे गनर संदीप निषाद पर गोलियां बरसाई थी। तीनों आरोपी इस घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश अब तक कई राज्यों में हो चुकी है। यूपी में बदमाशों पर योगी फोर्स के एक्शन की अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर में पुलिस ने रेप के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बागपत में पुलिस ने एक शातिर बदमाश का एनकाउंटर कर दिया, जिसके ऊपर कई आपराधिक केस दर्ज थे। इटावा में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर में रेप के जिस आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, उसका नाम शफीक खान उर्फ गोलू है। पुलिस को रेप के इस आरोपी की पिछले कई दिनों से तलाश थी। पुलिस ने आरोपी शफीक खान के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया। बागपत में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। 8 जून की रात इन बदमाशों ने वहां एक रिहायशी इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पंजीकृत होने के उपरांत विवेचना के दौरान 5 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिसमें से एक अभियुक्त सुमित उर्फ रिक्का सन ऑफ ऋषिपाल निवासी लोहारी को आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है और उसमें घायल भी हुआ है। इसके कब्जे से एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। यूपी के इटावा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इन बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 10 जून को इन बदमाशों ने 1 लाख की लूट को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और 93,000 रुपए कैश भी बरामद किए। बागपत से कुलदीप चौहान और संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से, जहां से निकाले गए 167 कर्मचारियों में 114 मुस्लिम कर्मचारी शामिल हैं। मंदिर में मुस्लिम कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। हिंदू पक्ष इसे मंदिर की परंपराओं के खिलाफ मान रहा था और इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया था। हालांकि देवस्थान ट्रस्ट ने कर्मचारियों को निकालने का कारण अनुशासनहीनता को बताया। शनि शिंगणापुर मंदिर से 114 मुस्लिम आउट, अनुशासनहीनता पर एक्शन, भाईजान को टेंशन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र शनि शिंगणापुर मंदिर में काम करने वाले 167 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसमें 114 मुस्लिम कर्मचारी भी शामिल थे। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लिए गए इस फैसले को हिंदुओं की तरफ से हो रहे विरोध को वजह माना जा रहा है। पिछले दिनों सकल हिंदू समाज की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी कि अगर मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को नहीं निकाला गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। परसों का तेल यहाँ चढ़ाते हैं, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और इसके आसपास जो रेलिंग आप देख रहे हैं, इसी रेलिंग पे लोग को लगाने का जो काम था वो मुस्लिम समुदाय के लोग उस वक्त कर रहे थे और इसी बात का विरोध सबसे ज़्यादा किया गया था कि मुस्लिम समुदाय जब अपने धार्मिक स्थलों में लोगों को अनुमति नहीं देता है, दूसरा वो लोग नॉनवेज और ख़ासतौर पे गौ मांस खाकर मंदिर प्रांगण में आकर मंदिर के बिल्कुल प्रतिमा के बिल्कुल पास में रह के काम कर रहे हैं, तो ये अलाउड कौन कर रहा है? और इसी बात का जो विरोध था वो तमाम लोग कर रहे थे। जो सब हिंदू पक्ष का आरोप था कि मंदिर में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी नॉनवेज खाकर मंदिर के प्रांगण में आते हैं, जिससे मंदिर दूषित होता है और वो सनातन को भी नहीं मानते। ऐसे में मुस्लिम कर्मचारियों को मंदिर से निकाला जाना चाहिए। इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष काफी दिनों से विरोध की आवाज बुलंद कर रहा था। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने इससे इनकार करते हुए साफ किया
कि ये कार्रवाई अनुशासनहीनता के आरोप में की गई। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक जिन 167 लोगों को निकाला गया उनमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। निकाले गए कर्मचारी पिछले 5 महीनों से काम पर नहीं आ रहे थे। बिना सूचना दिए कर्मचारी छुट्टी पर गए थे। जिन कर्मचारियों को हटाया गया वो कृषि, कचरा प्रबंधन और शिक्षा विभाग से थे। इन सभी कर्मचारियों को अनुशासनहीनता के आरोप में निकाला गया। ऐसा कोई धर्म या जाति ऐसा कोई निर्णय ट्रस्ट ने नहीं लिया है। ये धर्मनिरपेक्षता लोकशाही गणराज्य ट्रस्ट चैरिटी का वही राइट्स है, और जो अनुशासन नहीं से काम नहीं करते या उनका कोई गैरवर्तन है या एब्सेंट है, ऐसे कर्मचारियों को हमने निकाला है। इसमें कोई भी हो सकता है, ऐसा स्पेसिफिक एक धर्म या एक जाति का ऐसा एम्प्लॉयज नहीं है। मंदिर प्रशासन की तरफ से भले ही अनुशासनहीनता की दलील दी गई हो, लेकिन हिंदू पक्ष ने इस पर खुशी जताई। पूरे भारत भर जो भी हिंदू हमारे आस्था के स्थान है जहाँ पे मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये तो आंदोलन ये पूरे भारत में ही छेड़ेंगे हम। अभी तो शुरुआत शनि शिंगणापुर से हुई है, ये एजेंडा यहाँ से शुरू किया है। इससे अगर कोई भी मंदिर में मुस्लिम कर्मचारी काम करेगा तो वहाँ पे हम सब सकल हिंदू समाज की वजह से आंदोलन करेंगे। हिंदू धर्म का ये मंदिर है तो यहाँ दूसरे धर्म की क्या बात है, जरूरत ही नहीं कुछ, यहाँ वो रखना नहीं चाहिए। और क्यों नहीं रखना चाहिए? अब भाई ये जब वो मानते नहीं अपने हिंदू धर्म को, सनातन को नहीं मानते, तो रखने की क्या जरूरत है? ये हिंदू समाज की जीत है और ये जीत है, और इस जीत के बाद भी जिस देवस्थान में मुस्लिम कर्मचारी है उनको निकालने के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। शनि शिंगणापुर मंदिर में कई मुस्लिम ऐसे भी थे जो वहां सालों से काम कर रहे थे, और जब एक साथ 114 मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया तो मुस्लिम पक्ष में इस फैसले पर नाराजगी दिखी। उनको अगर निकालते हैं तो उनका आगे का जो है तो वो जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा? एक कमाने वाला है, 6 खाने वाले हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फैसले। राजकारण यानी पॉलिटिक्स हो रही है। आप लोगों ने सब मिल के रहते, इधर ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसको पूछो, सब मिलजुल के रहते, इधर ऐसा कुछ भी नहीं। ये गलतफहमी, ये नफरत की बीज बो रहे, कुछ भी नहीं इसमें। मुस्लिम पक्ष के लिए शनि शिंगणापुर मंदिर में काम करना भले ही रोजगार का जरिया रहा हो, लेकिन हिंदू पक्ष इससे कतई सहमत नहीं दिखा, क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना है कि मुस्लिमों का सनातन से कोई वास्ता नहीं है और वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। ऐसे में उनका मंदिर में मांस खाकर आने का विरोध सही है और हर मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को निकाला जाना चाहिए। जी मीडिया के लिए अहमदनगर के शनि शिंगणापुर मंदिर से अंकुर त्यागी की रिपोर्ट। राजनीति में अब बात करते हैं इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सोनम का प्लान एक और मर्डर करवाने का था, और अगर सोनम इस प्लान में कामयाब हो जाती तो यह हत्या किसी महिला की होनी थी। इसके जरिए सोनम खुद को मरा हुआ साबित कर देती, लेकिन सोनम की इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही उसकी पोल खुल गई। क्या है ये पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। सोनम बेवफा का था डबल मर्डर प्लान। पति राजा की हत्या के आरोप में सोनम समेत 5 लोग मेघालय पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुद को मरा साबित करने की साजिश थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम और राज समेत 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ जारी है। इस बीच खबर यह आई कि सोनम का एक और षड्यंत्र सामने आ गया है। सोनम का प्लान यह था कि वो किसी भी कीमत पर राज की होना चाहती थी, इसलिए उसने दुनिया की नजरों में मरकर जिंदा रहने का प्लान बनाया। योजना यह थी कि सोनम के सुपारी किलर किसी एक महिला की हत्या कर देते ताकि उस डेड बॉडी को सोनम का साबित किया जा सके। डेड बॉडी सोनम की दिखे, इसके लिए सोनम ने अपना मंगलसूत्र अपने गले से निकाल कर रखा था। सुपारी किलर एक और महिला की हत्या करना चाहते थे ताकि सोनम को मरा साबित कर सके। इसके लिए बाकायदा सोनम ने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर रख लिया था। मेघालय पुलिस की पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है। लेकिन सोनम की ये कोशिश सी ग्रेड की सस्पेंस स्टोरी साबित हुई और जांच के पहले ही दौर में ये तमाम चीजें बेनकाब हो गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच के शुरुआती दौर में ही पुलिस को इसकी भनक लग गई थी। इसकी खास वजह है पुलिस टीम को शिलोंग के होम स्टे में सोनम के कमरे से सूटकेस में मंगलसूत्र मिला था जो कि सोनम का था। सवाल ये उठा कि 10 दिन पहले जिसकी शादी हुई हो वो मंगलसूत्र कैसे उतार सकती है। Police of Meghalaya, they have found the Mangalsutra and also the ring from the suitcase of Sonam which is left in the homestay. So I think that is a very, very vital clue which they can find out. The case should be a very strong case now because they have
why he have to left the Mangalsutra and maybe wedding ring or the ring, we don't know, but why he have to left it in the suitcase? राजा मर्डर मामले में अब आरोपी राज के परिजन भी संदेह के घेरे में हैं। जांच इस बात को लेकर भी की जा रही है कि राज की अरेस्टिंग के बाद राज की बहन के यूपी से इंदौर आने का मतलब क्या है। क्या सोनम और राज के बीच संबंधों का राजदार राज कुशवाहा का परिवार है? पुलिस को इन तमाम सवालों के जवाब की तलाश है। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के परिजनों से क्यों पूछताछ में देरी हो रही है, ये कहना है मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों का। कहा है कि यदि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इन सब के बीच राजा का हत्या से पहले का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो राजा के घर में बने स्विमिंग पूल का है। इस वीडियो में राजा परिवार के साथ मस्ती करता दिख रहा है। दूसरा वीडियो राजा के कमरे का है जो उसने सोनम के लिए सजाया था, लेकिन सोनम और उसके साथियों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो बुरी तरह से घिर जाएंगे और उनके मंसूबे उन्हें ही सलाखों के पीछे भेज देंगे। सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी समझ से फूल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन सोनम और उसके साथियों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो बुरी तरह से घिर जाएंगे और उनके मंसूबे उन्हें ही सलाखों के पीछे भेज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने अपने घर से आरोपी सोनम की एक एक याद को मिटाना शुरू कर दिया है। राजा के परिवार वालों ने घर के मुख्य द्वार और किचन में लगे सोनम के हाथों के निशान को मिटा दिया और सोनम के पैरों के निशान को भी जला दिया। सोनम को लेकर राजा के परिवार के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। सोनम का एक एक निशान राजा के घर से मिटाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें आप देख लीजिए, जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये राजा की भाभी और राजा की मासी जब सोनम राजा से शादी करके घर ब्याह के आई थी तो ये हाथे लगवाए गए थे, अब इनको मिटाया जा रहा है। क्या कर रहा है, इसके पैर रख के चुड़ैल रख के यहाँ पे रखेंगे, चुड़ैल के यहाँ पे बुरा साया आ जाएगा उसका। ये कौन है चुड़ैल? कौन, किसको चुड़ैल बता रही है? ये सोनम और कौन है, उसको हमने लक्ष्मी बना के लाए थे, उसने सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। तो ये हाथ किसके हैं? सोनम के? ये सोनम के हाथ हैं। हम उसकी हमारे घर में कोई भी निशानी रखना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको मिटा रहे हैं। ये हाथ क्यों मिटा रहे हैं? ये सोनम के हाथ है, हम उसको लक्ष्मी बना के लाए थे कि घर में खुशियाँ आएगी, लेकिन उसने हमारे घर की खुशियाँ छीन ली, तो उस चुड़ैल के हाथ रख के क्या करेंगे? तो जहाँ जहाँ उसके ये हाथ लगवाए थे शादी के टाइम पे वो सब मिटा देंगे? सारे मिटा देंगे, कोई निशानी नहीं होना चाहिए उसके घर में। और वो पैरों के निशान वो भी जला देंगे, उनको रख के क्या करेंगे? जलाएंगे? तो चुड़ैल के पैर रख के क्या करेंगे? सारे घर की खुशियाँ छीन ली उसने, हमारा बेटा छीन लिया हमसे। इनका देवर और इनका बेटा, ये मासी हैं और ये भाभी हैं राजा रघुवंशी की, और अब सोनम का एक निशान नहीं बचेगा। कह रहे हैं सोनम चुड़ैल है, चुड़ैल के हाथ और पैरों के निशान यहाँ घर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे। जिस लड़की ने हमारा बेटा खा गई उसके हम क्या करेंगे ये रख के, ये बताओ आप। जिस लड़की ने आज हमारा बेटा खा गई उस लड़की की निशानी को क्या करेंगे हम रख के? ये हाथ के निशान मिटाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटे को खा लिया, तो उसका तो निशान यहाँ नहीं बचेगा। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम का हर साजिश से पर्दा उठने लगा है और सच सामने आने लगा है। सोनम कितनी शातिर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वारदात के दिन यानी 23 मई को सोनम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना था। यह खुलासा जांच के दौरान हुआ है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सोनम ने अपनी पहचान और सबूत छिपाने के लिए एक नहीं कई कोशिशें की थी और धीरे धीरे इन सभी कोशिशों का अब खुलासा हो रहा है। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि वो हर हाल में राजा को मारना चाहती थी। इसके लिए उसने जो प्लान बनाया उसमें हर कदम पर पुलिस को छकाने की कोशिश की गई। हर कदम पर एक नया खेल रचा और चक्रव्यूह बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी हर चाल और राज से अब एक एक कर पर्दा उठने लगा है। सोनम की साजिश कितनी गहरी थी और कितनी चालाकी से उसने ये खेल रचा, इसको लेकर भी अब नया खुलासा सामने आया है। नए खुलासे के मुताबिक मर्डर के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए सोनम ने बुर्के का इस्तेमाल किया था और वारदात के दिन यानी 23 मई को सोनम पूरे दिन बुर्के में रही,
जिससे कि वो किसी सीसीटीवी में साफ नजर ना आए और सबकी नजरों से बचकर इंदौर के लिए रवाना हो जाए। सोनम ने यह सारा खेल 23 तारीख को राजा के मर्डर के बाद रचा, जब वो उसको खाई से नीचे फेंकने के बाद बाकी हत्यारों के साथ वापस शिलोंग आई थी और फिर गुवाहाटी होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुई। सोनम के शातिर प्लानिंग यही तक नहीं थी, उसने ये प्लान इतना फुल प्रूफ बनाया कि ज्यादातर टूरिस्ट जगहों पर उसने रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री तक नहीं की। हमारी टीम अपनी पड़ताल में ऐसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंची जहां 23 तारीख को राजा, सोनम और बाकी 3 हत्यारे आए थे। यहां भी रजिस्टर में सोनम का नाम न था, ना राजा का और ना ही तीनों हत्यारों का। ये डबल डेकर ब्रिज का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आप देखिए टिकट काउंटर है ये, जहाँ से जो भी टूरिस्ट इस तरफ से आते हैं, देखिए ये रास्ता है, यहाँ पर जैसे उतरते हैं यहाँ आने के बाद उन्हें बाकायदा यहाँ से टिकट लेना होता है। तो मुझे 22 तारीख की एंट्री का बुक ज़रा दिखा पाएंगे? हम नाम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सोनम या राजा ने एंट्री करी थी या नहीं। देखिए इस बुक में तो नहीं है। यहाँ पर नाम नीतीश मिश्रा। ये बताइए, इसमें तो राजा, सोनम जो आए थे, पुलिस ने भी आपसे पूछताछ किया होगा, वो लोग इसमें उन्होंने एंट्री नहीं की हुई है? एंट्री तो किया, लेकिन यहाँ में पता नहीं, लेकिन हम तो इधर में नहीं था, दूसरा है, लेकिन ये साइन किया कि नहीं यहाँ में। अच्छा। लेकिन हमको तो पता नहीं है। सोनम इससे पहले एक रात जहां राजा के साथ रुकी थी, उसी के पास ही बाकी हत्यारों के भी रुकने की व्यवस्था रखी गई थी। ये होम स्टे भी राजा, सोनम के सामने था और इधर भी एंट्री में सिर्फ आनंद ने अपना नाम रजिस्टर किया था। ये जो है सिप्रा, जो दूसरा गेस्ट हाउस है, उस तरह मैं आपको दिखा दें, जहाँ पर इस होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे। और ये पहली मंजिल पर हम खड़े हैं, जहाँ से राजा और सोनम की हर मूवमेंट पर इन तीनों ही व्यक्तियों की नज़र थी, इन तीनों ही आरोपियों की नज़र थी। आनंद जो है, जिसने अपना नाम इसमें मेंशन किया है, करीब 5:30 बजे के आसपास, सोनम 5:30 से 5:45 बजे के आसपास, जैसा हमें सिप्रा जो है होमस्टे से पता चला, निकले थे और करीब 6:40 पर ये तीनों आरोपी निकले हैं। आप देखिए 6:40 पर यहाँ से निकले और ये लोग सीधा ऊपर की तरफ गए, जहाँ पर एक मैगी पॉइंट पर इन सभी की मुलाकात हुई, राजा, सोनम और इन तीनों आरोपियों की, और फिर ऊपर ले जाकर इन्हें मौत के घाट उतारने की जो प्लानिंग थी राजा को, इन्होंने उस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। हत्या करने के बाद बुर्का पहनी सोनम इंदौर आई थी और यहाँ आकर एक फ्लैट में रुकी थी। यह फ्लैट इंदौर के देवास नाके पर है और इसको राज के दोस्त विशाल ने सोनम और राज के लिए बुक कराया था। और राजा की हत्या के बाद सोनम 25 से 27 मई के बीच यहीं रुकी थी। सोनम के इंदौर आने और यहाँ रुकने की अब पूरे तरीके से जांच की जाएगी। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि इंदौर में रहने के दौरान सोनम ने किस किस से मुलाकात की। पुलिस को आशंका है कि सोनम कहीं अपने परिजनों से तो नहीं मिली, क्योंकि सोनम के घर के कारोबार को सोनम ऑपरेट करती थी। अब जांच इस तरफ भी घूमती नजर आ रही है। इसके अलावा सोनम से ऑपरेट होने वाले बैंक खातों की भी जांच पुलिस करेगी। मेघालय में अभी तक 25 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई हैं और मध्य प्रदेश से जब्त किए गए सबूत डेटा के आधार पर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजनीति में अब रुख करते हैं ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग का। शुक्रवार सुबह इजराइल ने जो अटैक किया था, ईरान ने उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इजराइल मानो पहले से तैयार बैठा था। इजराइल का मकसद साफ है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर हमले का जवाब देने की तैयारी की हुई है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल कैसे हालात हैं? क्या आज रात फिर इजराइल और ईरान एक दूसरे पर बड़ा हमला करने वाले हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। आधी रात को हमला, युद्ध अब और भीषण होगा। शुक्रवार को सुबह इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने आधी रात इजराइल पर बड़ा हमला बोला।
ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसमें कई रिहायशी इलाकों में गिरी। इसके बाद इजराइल ने भी रात को ही ईरान पर फिर पलटवार किया। लेकिन ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और अभी क्या चल रहा है, पूरी टाइमलाइन समझने के लिए पहले दिल दहलाने वाली ये 3 तस्वीरें देखिए। शुक्रवार की सुबह इजराइल ने ईरान के एटॉमिक साइट समेत 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के कमांडर इन चीफ, कोर कमांडर के अलावा 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए और परमाणु वैज्ञानिकों समेत करीब 78 लोगों की मौत और 350 से ज्यादा घायल हुए। जवाब में ईरान ने शुक्रवार रात इजराइल के कई शहरों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें 3 की मौत और 90 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। पलटवार करते हुए इजराइल ने रात को ही दोबारा हमला शुरू कर दिया, जो सुबह तक जारी रहा। ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए और मिडिल ईस्ट में खलीफा बनने के लिए अटैक तो कर दिया। आधी रात को इजराइल ने जो हमला झेला, अब वो उसका बदला ले रहा है। सरफेस टू सरफेस दर्जनों मिसाइल से ईरान पर अटैक कर रहा है, जिससे बाद ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल के दूसरे हमले में ईरान की राजधानी तेहरान, लोरेस्तान, हमेदान और करमानशाह इलाके में अटैक हुआ है। इन इलाकों में ईरान के मिलिट्री बेस हैं। हमले में 60 लोगों के साथ ईरान के 2 और सैन्य अफसर भी मारे गए हैं, जबकि 350 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के हमले में अब तक 138 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। यात्रियों से एयरपोर्ट की तरफ जाने से बचने की अपील की गई है। इजराइल का साथ देने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर इजराइल का साथ देने और तस्वीर लेने का आरोप है। हमले बढ़ने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही इजराइल ने अपने मेन एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया है। यही नहीं, अपने नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि दोनों देश मानने को तैयार नहीं है। इजराइल का एक टारगेट है ईरान को एटॉमिक ताकत बनने से रोकना, जबकि ईरान इजराइल को सबक सिखाना चाहता है और मिडिल ईस्ट में इस्लाम का खलीफा बनना चाहता है। इसलिए ईरान ने अब अमेरिका की धमकियों को भी किनारे कर दिया है और साफ कर दिया कि अब अमेरिका से बात का कोई मतलब नहीं, जबकि चीन ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल के हमले की निंदा करते हुए हमला रोकने की भी मांग कर रहा है। लेकिन इजराइल के रुख और शर्तें एकदम क्लियर हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद करे, नहीं तो हमले जारी रहेंगे। इजराइल के हमले के जवाब में बीती रात ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया, जिसका रात को ही इजराइल ने जबरदस्त जवाब दिया। लेकिन अब ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को मार गिराने के साथ ही इजराइल की एक महिला पायलट को पकड़ने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इजराइल ने कैसे इन दावों की हवा निकाल दी? क्या F-35 विमान गिराया गया या सिर्फ माहौल बनाया गया? ईरान के दावों की क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ईरान का हमला इजराइल रोक नहीं पाया? क्या ईरान ने 2 अमेरिकी F-35 मार गिराया? इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने शुक्रवार आधी रात को इजराइल पर बड़े हमले किए। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर 150 से ज्यादा मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिसमें 3 की मौत और 90 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेकिन इसके अलावा ईरान इजराइल पर किए गए हमलों को लेकर कई बड़े बड़े दावे कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के 2 एडवांस F-35 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। F-35 को तब गिराया गया जब वो ईरान के एयर स्पेस में घुस आए थे, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। साथ ही ईरान ये भी दावा कर रहा है कि एक महिला पायलट को गिरफ्तार किया गया है, जो इनमें से एक विमान से पैराशूट के जरिए उतरी थी। ईरान के इन दावों की इजराइल ने हवा निकाल दी है। इजराइल आर्म्ड फोर्सेज ने ईरान के दावों को बेसलेस और फेक प्रोपेगेंडा बताया है। अगर ईरान के दावे सच हुए तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन सवाल उठता है कि ईरान ने इतना बड़ा दावा क्यों किया। अपने लोगों में जोश भरने के लिए, यूएस टेक्नोलॉजी के सामने ताकतवर दिखाने के लिए, दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट को मार गिराने वाला पहला देश बनने का दिखावा करने के लिए। दरअसल F-35 5th जनरेशन के दुनिया में सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक होने के साथ ही काफी कीमती भी होता है, जिसको इतना एडवांस बनाया गया है कि रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। फिर ईरान ने ऐसे दावे क्यों किए? क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसे फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं ताकि अपने देश के लोगों में जीत का माहौल बनाया जा सके और साथ ही विरोधी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। हालांकि ईरान ने दावे तो किए, लेकिन पाकिस्तान की ही तरह कोई सबूत नहीं दे पाया, क्योंकि F-35 के मारे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन सच क्या है अब तक सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ईरान ने इजराइल के 2 F-35 को मार गिराने का दावा तो कर दिया, लेकिन इस खतरनाक और दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट को मारना इतना आसान नहीं है। इसलिए ईरान के दावों को डिफेंस एक्सपर्ट बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि F-35 5th जनरेशन का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। F-35 इतना स्टेल्थ टेक्निक से लैस है, जिसकी वजह से यह दुश्मन के राडार पर दिखाई नहीं देता। F-35 एडवांस सेंसर्स, राडार सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से लैस है, जो पायलट को 360 डिग्री विजिबिलिटी देता है। F-35 की अधिकतम स्पीड करीब 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बिना फ्यूल भरे 2200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। साथ ही ये कई तरह के हथियार ले जाने में भी सक्षम है, और इन्हीं खूबियों की वजह से लोग ईरान के दावों को एक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अभी तक F-35 को मार गिराने का कोई सबूत पेश नहीं किया है, सिर्फ दावा ही दावा है। इसी कड़ी में राजनीति में आगे बात करते हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सीक्रेट एजेंसियों की लिस्ट में वो काफी पावरफुल है, या यूं कहें कि उसका दबदबा अभी भी बरकरार है और उसके दुश्मन उसके नाम से ही कांपते हैं। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर न केवल हमला किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि कैसे उसकी खुफिया एजेंसी घर में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। मोसाद के इसी अंदाज की वजह से अब ईरान के लीडर और सेना के टॉप कमांडर्स में डर का माहौल है, क्योंकि मोसाद की प्लानिंग की वजह से ही हमले में टॉप कमांडर्स मारे गए। जिसने इजराइल को डराया वही मारा गया। मोसाद के टारगेट पर खामेनेई टीम। मोसाद का प्लान खलीफा मुक्त ईरान। मोसाद यानी सक्सेसफुल मिशन पर मुहर, या यूं कहें कि इजराइल के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है मोसाद। मोसाद ने ईरान के साथ जो करना चाहा वो कर भी दिया। मोसाद ने ईरान के सबसे बड़े सपने पर पानी फेर दिया। मोसाद के प्लान ने ही इजराइल की सेना को रास्ता दिखाया, जिसके बाद ईरान में वो हुआ जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इजरायली हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC प्रमुख हुसैन सलामी खत्म अल अंबिया, सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख गोलम अली राशिद, IRGC वायुसेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे, IRGC वायुसेना ड्रोन यूनिट कमांडर ताहिर पोर और IRGC वायुसेना वायु रक्षा यूनिट के कमांडर दाऊद शेखियन मारे गए। लेकिन इनकी मौत की पूरी स्क्रिप्ट मोसाद ने लिखी थी। मोसाद ने ऐसा जाल बिछाया कि ईरान के कमांडर मीटिंग के लिए एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। उनको कानो कान खबर तक नहीं लगी कि वो मीटिंग में नहीं, बल्कि अपनी मौत के जाल में फंसने जा रहे हैं। मोसाद ने सबसे पहले अपने एजेंट्स को ईरान के सेना में शामिल कराया, फिर उनसे जानकारी लेकर खास मीटिंग के लिए बुलाया, जिससे मीटिंग में जमा हुए सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाना इजरायली सेना के लिए आसान हो गया, और इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए। मोसाद के इस मौत के जाल में फंसकर ईरान हलकान हो गया। दरअसल 10 महीने के अंदर ही मोसाद ने ईरान को ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं, जिसे ईरान के लिए भूल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इससे पहले तारीख थी 31 जुलाई, जगह थी ईरान की राजधानी तेहरान, और मोसाद का शिकार था हमास चीफ इस्माइल हनिया, जिसे ईरान में अपने सबसे खतरनाक कमांडो के बीच छिपाकर रखा गया था। लेकिन इजराइल ने ईरान में खामेनेई की फोर्स को चकमा देते हुए हनिया को निशाना बनाया, जिसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया था। इस हमले के बाद ईरान बहुत तिलमिलाया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि कहीं मोसाद का अगला निशाना वो तो नहीं। और शुक्रवार को हुए हमले के बाद भी ईरान के तमाम नेता इसी डर के कारण बड़े बयानबाजी से बच रहे थे। खामेनेई से पहले मोसाद के टारगेट पर है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, क्योंकि मसूद पेजेशकियन की इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से कुछ ज्यादा नहीं बनती। कई ऐसे मौके आए जब पेजेशकियन और IRGC के बीच तनाव देखने को मिला, जिसके बाद से ये मोसाद के निशाने पर है। ईरान ये भी जानता है कि मौका मिलते ही मोसाद सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी टारगेट कर सकता है। इसीलिए खामेनेई के घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक हर तरफ सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया गया है। खामेनेई के घर के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी मिसाइल हमले को रोका जा सके। ईरान जानता है कि अगर खामेनेई को कुछ हो जाता है तो ईरान में बड़े पैमाने पर बगावत हो सकती है, और एक बार बगावत हुई तो मोसाद न सत्ता बचने देगा और न सत्ता में बैठने वाले नेता को छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने वाला पाकिस्तान अब इजराइल से युद्ध करने की गीदड़ भभकी दे रहा है।
बयानवीर के नाम से मशहूर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर अभी इजराइल को नहीं मारा गया, अभी नहीं रोका गया, तो आने वाले दिनों में और भी मुसलमानों को इजराइल मारेगा। अब शहबाज के इस लाडले मंत्री को कौन समझाए कि मियां पहले अपना घर देखो, फिर खलीफा बनने की सोचो। ऑपरेशन सिंदूर से हारा पाक ने इजराइल को ललकारा। खामनेई की फटकार, शहबाज शरीफ लाचार। पाक के लिए युद्ध जरूरी या इस्लामिक मजबूरी? ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इन हमलों के बीच खबर आई है कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ दे सकता है। इसके संकेत पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिए हैं। आसिफ ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। आसिफ के मुताबिक अगर अभी एकजुट नहीं हुए तो इजराइल सबके साथ ऐसा ही करेगा। आसिफ ने कहा कि अब समय आ गया है, हम एक आम दुश्मन का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हों। इजराइल हम सबका आम दुश्मन है। इजराइल को अगर अभी नहीं मारा गया तो आगे और भी मुसलमान मरेंगे। मगर ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर दुनिया हंस रही है। पाकिस्तानी आवाम तक कह रही है कि बोलने से पहले कुछ सोच भी लिया करो। अपनी तो बेइज्जती कराते ही हो, अपने मुल्क की भी छीछा लेदर करवा देते हो। दरअसल पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की फौज के आगे पाकिस्तानी सेना की क्या औकात है। इजराइल के मिसाइल और ड्रोन के आगे पाकिस्तान के पाव पाव भर के परमाणु बम किसी फुस पटाखे से ज्यादा नहीं है। मगर ख्वाजा आसिफ को शायद अंदाजा ही नहीं लगा कि मुस्लिम देश के प्रेम में वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कहने को तो ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनके बयान शेख चिल्ली से कम नहीं होते। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब ख्वाजा आसिफ अपने बयानों की वजह से हंसी के पात्र बने हों। इससे पहले भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ख्वाजा आसिफ अपने पाव पाव भर वाले परमाणु बमों की धमकी दे रहे थे, लेकिन जब भारत ने आक्रामक रुख दिखाया तो इनकी हेकड़ी निकल गई। अब पाकिस्तान के ये बयान भी इजराइल के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पिछले दिनों ईरान दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मुलाकात की थी और खामनेई ने इजराइल के खिलाफ न बोलने को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी। खामनेई का कहना था कि मुस्लिम देश होकर भी अगर पाकिस्तान चुप है तो यह गलत है। खामनेई का कहना था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और अगर वो इजराइल के खिलाफ लड़ने की बात करता है तो इससे यहूदी शासन डरेगा। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ईरान खुलकर पाकिस्तान के साथ आया है तो पाकिस्तान के लिए मजबूरी हो गई है वो ईरान के पक्ष में कुछ न कुछ बोले। और इसी वजह से शहबाज शरीफ ने अपने बयानवीर लाडले मंत्री को इशारा किया और ख्वाजा आसिफ लगे इजराइल को गीदड़ भभकी देने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।